आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं अपना कोर्स। हमने आपसे वादा किया था कि आज से हम लोग रेगुलर वीडियो बनाएंगे, रेगुलर क्लासेस होगी और आज से हम लोग कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं। बड़ी बात ये होती है कि कहाँ से शुरू किया जाए, कोर्स को शुरू कहाँ से करें। तो शुरू वहां से करेंगे जहाँ शुरू होता है, एकदम बेसिक से। तो बेसिक में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। लेकिन नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? तो हमारा पहला पार्ट होगा नंबर सिस्टम का, वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। जब तक हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण नहीं जानेंगे तब तक नंबर सिस्टम नहीं पढ़ सकते, और नंबर सिस्टम नहीं पढ़ सकते तो मैथ नहीं पढ़ सकते। क्योंकि मैथ में होता क्या है, मैथ क्या होता है, व्हाट इज मैथ? बताइए, मैथ क्या है? मैथ हम लोग क्या करते हैं? अरे भाई, मैथ में हम लोग संख्या होती है, 0 से लेके 9 तक की संख्याएं होती हैं। उन्हीं संख्याओं को हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जो भी करते हैं उन्हीं संख्याओं से करते हैं, 0 से 9 तक की संख्याएं लेकर। तो अगर हम संख्याओं के बारे में नहीं जानेंगे तो मैथ कैसे पढ़ेंगे? मैथ क्या है? मैथ संख्याओं का खेल है, प्लेइंग विद द नंबर। मैथ संख्याओं का खेल है। अगर आपको संख्याएं नहीं आती तो आप कैसे खेलोगे, किसके साथ खेलोगे? तो हम क्या करेंगे, आज आपको पहले बताएंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, नंबर्स क्या है, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, विभाजन करेंगे, उनको बांटेंगे, अलग अलग बताएंगे कि कौन कैसे नंबर होते हैं, कौन कौन से किस नंबर में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आपको सिखाएंगे उनके खेलने का नियम क्या होता है। जब आप संख्या के बारे में जान जाओगे, नंबर के बारे में, और इनके खेलने का जो रूल होता है उसको जान जाओगे, तो आप आसानी से संख्याओं के साथ खेल सकते हो। और आप जब संख्याओं के साथ खेल सकते हो, इसका मतलब आपने मैथ सीख लिया। तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। लगा लो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में बेसिकली बात कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम होता है उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, और भी है हेक्सा, ऑक्टा, ये सब सिस्टम है। और भी सिस्टम है, ये सब संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के सिस्टम है, संख्याओं को व्यवस्थित करने के सिस्टम है, और इसी को हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। बेसिकली आपको जो पढ़ना है, डेसिमल सिस्टम पढ़ना है, बाइनरी सिस्टम पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। हेक्सा और ऑक्टा आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ डेसिमल और बाइनरी है। उसमें भी जो डेसिमल है, आप समझिए कि डेसिमल जो है 99.99% डेसिमल सिस्टम है। आप कह सकते हैं कि 0.01% बाइनरी है। बाइनरी कोई खास रोल नहीं है, पहले बाइनरी भी नहीं था सिलेबस में। पिछले 2 सालों से एसएससी ने बाइनरी से सवाल उठाना शुरू कर दिया है। तो हम लोग बाइनरी के बारे में पढ़ेंगे, 1-2 वीडियो बाइनरी के लिए बना देंगे। लेकिन हमको बेसिकली आपको फोकस करना है डेसिमल सिस्टम पर, हमको पढ़ना है डेसिमल सिस्टम। आपसे एक छोटी सी बात पूछा जा सकता है कि डेसिमल सिस्टम में कितने डिजिट यूज करते हैं, कितने अंकों को प्रयोग किया जाता है डेसिमल में। तो डेसिमल में आप कह सकते हैं कि 9 अंकों का प्रयोग किया जाता है, कि 10 अंकों का। डेसिमल सिस्टम में 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से 10 अंक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक 10 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है डेसिमल सिस्टम में। यानी कि डेसिमल सिस्टम में हमको संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं, उसमें इन 10 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। इस संख्याओं को लेकर हम एक संख्या बना सकते हैं। मान लीजिए हम संख्या बनाते हैं 2, 3, 4, 1।
2। एक संख्या बनाया हमने, इस संख्या जिस सिस्टम से रिप्रेजेंट की गई है वो डेसिमल सिस्टम है। तो आप बेसिकली आप जानते हो कि डेसिमल सिस्टम में 10 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है 0 से लेकर 9 तक। मान लीजिए इनकी अपना अपना एक वैल्यू होता है सबका। एक संख्या जिसे मान लीजिए है 5 7 3 8। आपसे कहा जाए कि इसका फेस वैल्यू क्या होगा। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं अंकी मान। अंकी मान, जो नहीं जानते वो हिंदी में जान ले। फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं अंकी मान। आपसे पूछा जाए कि 5 का फेस वैल्यू क्या है, 7 का फेस वैल्यू क्या है, 3 का फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू क्या होता है। आपसे अगर 5 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो 5 होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 होगा। यानी फेस वैल्यू स्वयं संख्या ही होती है। जिस संख्या का फेस वैल्यू पूछा जाए खुद वो संख्या होती है। दूसरा है आपसे पूछा जाएगा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। अगर हिंदी में मिस्टेक होगी तो आप लोग सही कर लीजिएगा। स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थानीय 5 का जो प्लेस वैल्यू वो क्या होगा, तो आप 5 और 5 के आगे कितने डिजिट हैं, जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दो। ये 5 का प्लेस वैल्यू हो गया। आपसे पूछा जाए कि 7 का प्लेस वैल्यू, तो 7 के आगे कितने जीरो हैं, सॉरी 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा दो। इस 7 का प्लेस वैल्यू हो गया। आपसे 3 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 3 के आगे कितने अंक हैं, एक अंक है, और सिंगल डिजिट है, इसके आगे एक जीरो लगा दे। 3 का प्लेस वैल्यू हो गया। 8 का प्लेस वैल्यू कहा जाए तो 8 के आगे एक भी संख्याएं नहीं है तो वहां पर जीरो नहीं लगा सकते। या हम कह सकते हैं कि जो इकाई अंक होता है यूनिट डिजिट, जो इकाई अंक होता है उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होता है, क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू आप निकालोगे तब भी 8 आएगा और इसकी फेस वैल्यू भी 8 होगा। तो आप याद रखिए कि यूनिट डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होता है। ठीक, आज हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पर आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलेंगी, जिससे नंबर सिस्टम पार्ट 1 क्लासिफिकेशन, नंबर 2 नंबर सिस्टम पार्ट 2 में कुछ और पढ़ा दिया जाएगा। ऐसे पार्ट 2 पार्ट 1 करके आपको पार्ट 3 करके मिलेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नंबर सिस्टम में जो हमारा टॉपिक होगा लगा लो हेडिंग, वो संग होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण आज का हमारा टॉपिक है। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, इसी के बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो कहां से शुरू करें? शुरू करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या नाम से ही परिचित है। सम्मिश्र संख्या जहां पर सभी संख्याएं मिक्स हो उसको हम सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब यही से सारी संख्याओं को हम अलग अलग करेंगे, आपको बताएंगे, इनका वर्गीकरण करेंगे, विभाजन करेंगे, कौन संख्या है, किस प्रकार की है, कैसी है, इसका नेचर कैसा होता है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग उसको अलग करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग किया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका होगा रियल नंबर,
रियल नंबर को हिंदी बोलते हैं वास्तविक संख्या। और दूसरा जो होगा वो होगा इमेजिनरी नंबर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। बेसिकली आपके सिलेबस में काल्पनिक संख्याएं नहीं है, सिर्फ रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स हमको पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में, काल्पनिक संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ के सिलेबस में नहीं है। अगर पूछा भी जाएगा काल्पनिक संख्याओं से, इमेजिनरी नंबर से अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो इतना सा पूछ लिया जाएगा कि आप कह सकते हैं कि जो इमेजिनरी नंबर होते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई से, आई का मतलब होता है, आपको बता दें, आयोटा। आई का मतलब होता है आयोटा, ठीक। और आपसे आई स्क्वायर का मान पूछ लिया जाए कि भैया आई स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप जानते हो आई स्क्वायर का मान -1 होता है और आई का मान जो होता है √-1 होता है। बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा सकती है कि आई का मान क्या होता है, आई स्क्वायर का मान क्या होता है। इससे आपसे इसमें नहीं पूछ सकता। अगर काल्पनिक संख्याएं होती क्या है, काल्पनिक संख्या वास्तव में जो एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे आप ही कल्पना कर लो कि हम पीएम बनेंगे या हम पीएम हैं, तो कल्पना ही कर सकते हैं, वास्तव में तो हो नहीं। तो यही चीजें हैं कि इन संख्याओं को सिर्फ हम सोच सकते हैं, इनके बारे में कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती। पढ़ेंगे आगे वास्तविक संख्याओं के बारे में, जो भी चर्चा करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभ्यास शुरू करते हैं वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो देखते हैं कितने भागों में हो सकता है। तो भैया जो वास्तविक संख्या है, मान लीजिए एक पार्ट किसका होगा, डेसिमल हो जाएगा, डेसिमल नंबर, और इसका दूसरा पार्ट होगा वो इंटीजर आएगा। डेसिमल को हिंदी बोलते हैं दशमलव, दशमलव संख्या, और इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा, ये वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक डेसिमल होती है, एक इंटीजर होती है। हम लोग को पढ़ते हैं, पहले डेसिमल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इंटीजर के बारे में जान लेते हैं। तो इरेज करते हैं, बोर्ड बड़ा नहीं है, आप लोग कॉपी नोट करिएगा, आगे ऊपर लिखते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दशमलव को पढ़ेंगे, डेसिमल नंबर, हिंदी बोलते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, दशमलव संख्याओं को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। हम हमसे पूछे आपसे कि दशमलव संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो क्या कहेंगे आप? क्या आप जानते हैं दशमलव संख्याएं कितनी प्रकार की होती है? मैं कुछ लिखता हूं, देखिए, जैसे मैं यहां पे लिख दूं 0.4, ओके, आगे लिख देता हूं कि 0.333 इस प्रकार से लिख देता हूं। आगे मान लीजिए मैं लिख देता हूं कि 1.2 3 4 5 6 7 8 1 5 7 1 9, ऐसे इस प्रकार से संख्या लिख देता हूं। आप देखेंगे यहाँ पर कितनी प्रकार की संख्याएं लिखी हैं। तो बेसिकली जो दशमलव संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। आप लोग जानते होंगे कौन संख्या दो प्रकार की होती है, एक रेशनल होता है, एक इरेशनल होता है। रेशनल को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या और इरेशनल को अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे जानोगे कि परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या? आप लोग देखिए, मैं आपको सिखाता हूँ। आप ये बताएं कि यहां पर कुछ रिपीट हो रहा है, हाँ 3 हो रहा है रिपीट, बार बार 3 आ रहा है। यहां पर कुछ रिपीट हो रहा है, इसमें हाँ हो रहा है, 0 हो रहा है,
अगर इसके आगे मैं 0 लिख देता हूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 0 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है? कुछ नहीं। तो आप कर सकते हैं, जो दशमलव संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला हम कर सकते हैं कि रिपीटिंग नंबर। पहले क्या होती है? रिपीटिंग होती है, और दूसरा क्या होती है? नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को अगर आपको बता इसका हिंदी बताएं तो बोलते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब जो बार बार आता हो उसको रिपीटिंग बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं पुनरावृत्ति। इसको बोलते एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। आगे देखते हैं, क्या हम यहां से 0 को हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या यहां से 3 को हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बार लगाना पड़ेगा। क्या यहां से इन संख्याओं को हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं हटा सकते, कोई नियम नहीं इसको हटाने का। क्या हम कर सकते हैं कि इनको हम लोगों ने क्या किया, इनका जो रिपीटेशन था, जो पुनरावृत्ति संख्या में हो रही थी, उसको हमने समाप्त कर दिया, लेकिन इसको समाप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ समझ सकते हैं कि जो रिपीटिंग नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेट। अब जो रिपीटिंग नहीं होता, नॉन रिपीटिंग होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग। आप समझिए, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसे समाप्त किया जा सकते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना। तो दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक टर्मिनेटिंग होती है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होती है। जो नॉन टर्मिनेटिंग है वही क्या है? नॉन रिपीटिंग है, और जो रिपीटिंग है वही टर्मिनेटिंग है। आप ध्यान समझिएगा, रिपीटिंग संख्याएं टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिपीटिंग संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग होती है। आगे अगर कहा जाए, क्या यहां से हम दशमलव को हटा सकते हैं? हाँ बिल्कुल हटा सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 4/10 4/10 ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या यहां से इसके दशमलव को हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल। अगर दशमलव हटाएंगे, यहाँ से 12 हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 9/10। ठीक है। 12 कैसे हटाते हैं मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है आज की क्लास में ही बता दूं, अगर टाइम मिलता है, नहीं तो अगले क्लास में आपको बताया जाएगा संख्याओं से 12 कैसे हटाते हैं। फिलहाल यहाँ पे जानते हैं, इसका 12 हटाएंगे तो आएगा 9/10 आएगा, यानी इसका दशमलव हटा सकते हैं। और क्या इसका दशमलव हटा सकते हैं? जी नहीं, कोई नियम नहीं इसको हटाने का, तो इसका दशमलव हम नहीं हटा सकते। यहाँ से हम देखेंगे तो हमको 2 प्रकार की संख्याएं मिल रही हैं। एक तो ये मिल रहा है, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं जो संख्याएं टर्मिनेटिंग हैं उनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कैन बी written in p/q फॉर्म। इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और आप जानते हो जिस संख्या को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। आपने बचपन में ही पढ़ा गया हम लोगों को, जो संख्याएं p/q के रूप में होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। तो ये संख्याएं जो है p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये परिमेय संख्याएं हैं। इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये जो है, इनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप कह सकते हैं इनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, संख्या क्या उनके नेचर क्या होगा? वो इरेशनल होंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या होंगी? इरेशनल। इट इज कॉल्ड
इरेशनल नंबर। हिंदी बोलते हैं अपरिमेय। इरेशनल की जो हिंदी होती है वो होती है अपरिमेय। ठीक है, रेशनल का हिंदी होता है परिमेय। अपरिमेय और परिमेय, सॉरी अपरिमेय और परिमेय। रेशनल हिंदी बोलते हैं परिमेय, इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय। आपने देखा, फिर से आप ध्यान से समझिए। हमने डेसिमल जो संख्या थी, दशमलव संख्याओं का हमने विभाजन किया, तो हमने देखा कि दशमलव संख्याएं तो पहले दो प्रकार की होती हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आपको दिखाया था। जो संख्या रिपीटिंग होती है वो टर्मिनेटिंग होती है, उनको समाप्त कर सकते हैं, और जो नॉन रिपीटिंग होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ठीक है, जो संख्याएं टर्मिनेटिंग होती है उनको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं, इनको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, जिनको हम समाप्त नहीं कर सकते, वो उनको p बाई q के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। और जिनको p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और जिसको p बाई q के फॉर्म में लिख लिया जाए उसे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर बोलते हैं। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल हम लोग इधर लिख लेते हैं, ताकि आप लोगों को नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा। इसका एग्जाम्पल इधर देखते हैं, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल आप देखिए। जैसे 0.4, 0.3, 1.25, ये सब संख्याएं परिमेय संख्या है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर बात की जाए अपरिमेय संख्याओं की, तो अपरिमेय संख्या में आप लिख सकते हैं जैसे √2, √3, इस प्रकार की संख्याएं आप ले सकते हैं। √2, √3 हो गया, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगी। अब बात कर लेते हैं कि एक दो संख्या होती है पाई और 22/7। एक्चुअली पाई का मान 22/7 होता है, बताया गया है मैथ में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो 22/7 है, 22/7 ये परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि पाई का मान 22/7 बताया गया है, और पाई क्या है? अपरिमेय है। 22/7 परिमेय संख्या है। जो पाई का मान होता है, पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। मतलब इसका मान एकदम बराबर 22/7 बराबर नहीं है, लगभग में बताया गया है। आप डिवाइड करोगे, जब 22/7 में 22/7 से भाग करोगे, डिवाइड करोगे इसको, तो देखोगे कि 5 और 6 अंकों के बाद इसका रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन पाई का जो मान होता है कभी इसकी रिपीटेशन नहीं होती, पुनरावृत्ति किसी नंबर का नहीं होता। आप पाई की जो वैल्यू है इसकी इतनी सी मोटी सी किताब होगी, इतनी मोटी सी किताब, आप चाहो तो याद कर सकते हो कि मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप जानते रहिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई का मान बताया गया 22/7 वो परिमेय संख्या, यानी कि 22/7 रेशनल नंबर है और पाई इरेशनल नंबर है। बात समझ में आ रही है? ठीक, ये बात हो गया दशमलव संख्याओं की बात हो गई, परिमेय और अपरिमेय की बात होती है। ठीक, हम लोग आगे बात करते हैं। जो हमारा अगला टाइप था वो क्या था, याद है? नहीं, आपसे चीज और पूछा जा सकता है। हमने अभी आपको बताया परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ए और बी के बीच परिमेय संख्याएं बताइए। एक परिमेय संख्या बताइए, 2 बताइए, 3 बताइए, 4 बताइए। या आपसे पूछा परिमेय संख्या के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ए और बी के बीच अपरिमेय संख्याएं बताइए। 1, 2, 3, 4 जो भी होती हो, अपरिमेय संख्याएं बताइए। तो कैसे निकालेंगे आप परिमेय और अपरिमेय संख्या? जैसे मैं कहूँ 2 और 3 के बीच,
2 और 3 के बीच आप 2 परिमेय संख्या बता दीजिए या 3 अपरिमेय संख्या बता दीजिए। तो कैसे बताएंगे आप लोग? अगर आपको आता है ठीक है, और नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अगली क्लास में इस पे चर्चा करेंगे। आपको निकालना बताएंगे कि परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, अगली क्लास में बताया जाएगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए हाँ सर इसको बता दीजिए, तो बताते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। आपने देखा था जो रियल नंबर था उसको हमने 2 भागों में बांटा, एक दशमलव में बांटा था डेसिमल में, एक इंटीजर में पूर्णांक बांटा था। हमने दशमलव के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, इंटीजर के बारे में इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। तो इंटीजर नंबर है वो पूर्णांक संख्या, इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? बोलिए, कितने भागों में बांट सकते हैं? तो इसको हम बांट सकते हैं, कह सकते हैं कि एक तो होगा जो आपका वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, और दूसरा जो होगा निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। आप निगेटिव इंटीजर को साथ लिख लीजिए, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, और एक होता है जीरो, एक होता है जीरो। ठीक है, आप ऐसे लिख लो जीरो। तो इंटीजर जो पूर्णांक संख्या है वो 3 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धन पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर ऋण पूर्णांक, और जीरो शून्य। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात किया जाए तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या कर सकते हैं? इसको हिंदी इसका लिख दे रहे हैं धन पूर्णांक, इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले जाओ। ये होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक। निगेटिव इंटीजर क्या होता है? निगेटिव इंटीजर, अगर निगेटिव इंटीजर के बारे में बात किया जाए तो माइनस चलते हैं, जैसे माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 करके हम लिख सकते हैं -4 -3 -2 -3। ठीक, एक होता है जीरो। जीरो क्या है? ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, एक तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, जीरो क्या कर सकते हैं कि जीरो न्यूट्रल है, जीरो न्यूट्रल है। लेकिन अगर जीरो को, अगर मान लीजिए जीरो को सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ लिख दिया जाए तो क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये कहलाएगा आपका सेट ऑफ होल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। एक्चुअली आप देखो, आपने पढ़ा होगा पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेके 1 2 3 आगे तक। अगर इन जीरो को अगर हम नेचुरल नंबर के साथ लिख दें, प्राकृतिक संख्याओं के साथ लिख दें, तो वह सेट ऑफ होल नंबर बन जाएगा। रियल में जो जीरो होता है वो अकेले होल नंबर नहीं है, अकेले पूर्ण संख्या नहीं है। अगले लोग गलत बोलते हैं जीरो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। जीरो पूर्ण संख्या नहीं है। जीरो को जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ लिख देंगे, प्राकृतिक संख्याओं के साथ लिख देंगे, तो ये जीरो जो है प्राकृतिक संख्याओं के साथ पूर्ण संख्या है, अकेले नहीं है। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और निगेटिव इंटीजर। ये इंटीजर के पार्ट हैं। इंटीजर हम इतने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो इंटीजर को हम दो भागों में और बांट सकते हैं। इंटीजर को 2 भागों में और बांट सकते हैं। वो क्या होगा आप लोग देखिए। इंटीजर को अगर अगला भाग किया जाए ना तो आप कर सकते हैं ऑड इंटीजर।
ऑड इंटीजर यानी कि विषम पूर्णांक। और इंटीजर को दूसरा भाग बताया जाए आपसे, आप कर सकते हैं इवन इंटीजर। इसको हिंदी में बोलते हैं सम पूर्णांक। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग इंटीजर को 5 भागों में डिवाइड करते हैं। 5 भागों में कौन कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, नेगेटिव इंटीजर, ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर। ऑड इंटीजर क्या होता है, इवन इंटीजर क्या होता है? देखिए, ऑड इंटीजर की बात की जाए, इवन की बात की जाए, सम की बात की जाए, तो आप कह सकते हैं यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से शुरू किया जाए, डॉट 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 डॉट, मान लीजिए 4 माइनस 4 ले लेते हैं, -2 0 2 4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। आप देखिएगा जो सम पूर्णांक है इसमें 0 पे आता है। देखिए 2 का अंतर होता है, -4 है, यहाँ -4 है, -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2 आएगा, और -2 में 2 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे 0 होगा, और 0 में 2 ऐड करेंगे 4 होगा, 4 में 2 में 2 ऐड करेंगे 4 होगा, ऐसे आगे भी होगा। विषम पूर्णांक क्या है? जो ऑड इंटीजर क्या होता है? ऑड इंटीजर आप कर सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से शुरू करते हैं और डॉट पे चलते हैं, जैसे -3 -1 +1 3 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ध्यान दीजिए जो 0 है, 0 ये सम पूर्णांक है। 0 सम पूर्णांक, आप जानते हैं 0 क्या है? 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। आपसे छोटा सा सवाल पूछा जा सकता है कि 0 क्या है, तो 0 एक इवन इंटीजर है। याद रखिएगा 0 एक इवन इंटीजर है, सम पूर्णांक है। बहुत लोग इसको नहीं मानते सम पूर्णांक है कि नहीं है। अगर आप लोग कोई डाउट हो रहा है कि 0 इवन है कि नहीं है, इवन इंटीजर सम पूर्णांक है कि नहीं है, तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा। इसको आप प्रूव कर सकते हैं, आपको प्रूव करके दिखा सकते हैं, 2-3 तरीके दिखा सकते हैं कि 0 एक सम पूर्णांक है, 0 इवन इंटीजर है। इसको हम प्रूव करके दिखा सकते हैं आपको। आप लोग अगर आप लोग देखना चाहते हो, जानना चाहते हो 0 के बारे में, तो आप लोग कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, सर बता दीजिए। तो अगली क्लास में इसके बारे में भी चर्चा कर लिया जाएगा, आपको प्रूव करके दिखा दिया जाएगा कि जो 0 है वो सम पूर्णांक है। राइट, ये हो गया आपको इंटीजर की बात हो गया। इंटीजर को मैंने 5 भागों में बांट दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, पॉज कर लीजिए वीडियो, फिनिश करते हैं। अब हमारा जो अगला क्लासिफिकेशन होगा, अगला क्लासिफिकेशन जो होगा हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर का होगा। हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का क्लासिफिकेशन करेंगे। इसको देखते हैं कितने भागों में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो देखते चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग सीरियस लिखिएगा, हमारा बोर्ड छोटा है तो हम एक साथ सबको नहीं लिख सकते, अलग अलग बताते हैं आपको। पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर को कितने भागों में बांट सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन करके देखें। तो बताइए कितने भागों में हो सकता है। आपने देखा था कि जब हमने पॉजिटिव इंटीजर लिखा था, पॉजिटिव इंटीजर तो इसमें कुछ संख्याएं लिखा था, हमने क्या लिखा था? माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट डॉट, जैसे -4 लिखा था, -2 2 0 2 4 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। आपको एक चीज दिख रहा होगा इसमें, तो क्या वो ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ संख्या जो है पॉजिटिव है और कुछ निगेटिव है, या आप यूं कर सकते हैं कुछ संख्याएं भाज्य है और कुछ अभाज्य है। आगे नहीं, इंटीजर की बात की जाए, पॉजिटिव इंटीजर की बात, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 2 भागों में बांट सकते हैं। देखिए पॉजिटिव इंटीजर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, और तीसरा भाग क्या होगा अभी पता चल जाएगा। एक तो हो सकता है आपका प्राइम,
होता है, हो नहीं सकता, प्राइम नंबर, और दूसरा होता है कंपोजिट। ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अभी आपने जो पॉजिटिव इंटीजर पढ़ा था, बताओ उसमें प्राइम और कंपोजिट नहीं आया था ना। प्राइम को हिंदी बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट को बोलते हैं भाज्य संख्या। अभी हमने आपको जब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब एग्जांपल बताया था, उसने बताया था उसमें भाज्य संख्याएं भी थी और अभाज्य संख्याएं भी थी। तीसरा पार्ट क्या होता है, उसमें एक और संख्या थी, वो क्या था, 1। आपको बताते हैं कैसे आप बताएंगे कि कैसे आप बताएंगे कि कौन संख्या अभाज्य है और कौन संख्या भाज्य है। तो आपको बता दें कि अगर अभाज्य संख्या की बात की जाए तो आप कह सकते हो सेट ऑफ नंबर हैविंग only and only two factor, set of number having only and only two factor, मतलब उन संख्याओं का समूह या समुच्चय जिनके पास सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होता है। ठीक, इसको कह सकते हैं, इसकी अगर परिभाषा के हिसाब से बताया जाए तो कह सकते हैं कि सेट ऑफ number having more than two factor। आप परिभाषा से बता सकते हैं कौन संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है। आप ये मत बताइए कि जो दो से भाज्य होती है या नहीं होती है, क्या होती है, आपको नहीं पता, आप उससे मत पढ़िए। आप अभाज्य संख्या समझिए, सेट ऑफ नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर। आप भाज्य संख्याओं का सकते हैं सेट ऑफ नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर। मैं कुछ संख्याएं लिखता हूं, आप देखिए, जैसे यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 तक लिखते हैं, इतने में डिसाइड हो जाएगा। इनका फैक्टर देखते हैं, एक का फैक्टर क्या होगा, एक ही होगा। अच्छा, एक चीज और, आपने जो देखा है सेट ऑफ नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर, ये टू फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं। टू फैक्टर अगर बात की जाए ना तो आप ध्यान देखिएगा, इन टू फैक्टर में एक तो 1 होगा, एक तो 1 होगा और दूसरा का क्या होगा, इटसेल्फ, वो संख्या स्वयं होगी। दो को क्या लिख सकते हैं, दो को लिख सकते हैं 1 into 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं, इसको 2 into 1 कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। 3 को लिख सकते हैं 3 into 1, 4 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 1 लिख सकते हैं, 5 को 5 into 1, 6 को 2 into 3 into 1, 7 को 7 into 1 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 1 और 9 को लिख सकते हैं कि 3 into 1। आप देखिए, यहाँ से आप डिसाइड करिए कौन संख्या प्राइम है, कौन कंपोजिट है। आप देखा है, आप लिखा है कि सेट ऑफ नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर, ये वो संख्याओं का समूह जिनके पास सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होता है, ना दो से कम होगा ना दो से ज्यादा होगा, सिर्फ दो फैक्टर होगा। आप बताइए यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं कि दो के पास तो दो फैक्टर है, ठीक है, तो दो क्या है, अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है। हम लोग देख रहे हैं कि 3 के पास दो फैक्टर है, तो 3 भी अभाज्य संख्या है। हम लोग देख रहे हैं 4 के पास 3 फैक्टर है, तो 4 आपका भाज्य संख्या में आ जाएगा, 4 भाज्य संख्या। 5 के पास 2 फैक्टर है, तो 5 अभाज्य संख्या हो जाएगी। 6 के पास 3 फैक्टर है, 6 आपकी भाज्य हो जाएगा। 7 के पास 2 फैक्टर है, 7 आपका अभाज्य हो जाएगा। 8 के पास 4 फैक्टर है, ये इधर आ जाएगा, भाज्य हो जाएगा। 9 के पास 3 फैक्टर, एक भी इधर आ जाएगा। मतलब आप कर सकते हैं कि इसको आगे से बढ़ा सकते हैं, इसको भी आगे से बढ़ा सकते हैं। आपको एक बात दिख रहा होगा, समझ में आ रही होगी
यहाँ पे हमने जो 1 से लेकर 9 तक संख्याएं लिखा है, सारी संख्याओं को हमने लिख लिया है, लेकिन एक नंबर छूट रहा है, वो क्या है 1। 1 को न तो यहाँ लिखा गया है न तो यहाँ लिखा गया है, क्योंकि हमारा जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन क्या है कि यहाँ पर 2 फैक्टर होना चाहिए, यहाँ पर 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, लेकिन इसके पास सिर्फ एक फैक्टर है। इधर तो यहाँ जा सकती है और न तो यहाँ जा सकती है, न तो प्राइम में जा सकती है न तो कंपोजिट में जा सकती है। तो आप क्या 1 क्या है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो 1 है हमारा 1, ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो आप लिख देना यहाँ पे 1 है, ये नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। 1 क्या है, नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। आप हमेशा याद रखिएगा जो 1 है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। मैं आशा करता हूँ आपको जो प्राइम कंपोजिट नंबर का जो सिस्टम है ये समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कहा जाए कि अभाज्य संख्याएं बताओ तो आप लोग बता सकते हैं, और कहा जाए अभाज्य संख्या भाज्य बताओ तब भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट है। यहाँ से हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जो होता है वो समाप्त होता है, लेकिन अभी समाप्त नहीं होता, अभी आगे भी है, बहुत संख्या है। हालांकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, अगले क्लास में चर्चा करेंगे। बचा क्या है कि अभी प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। प्राइम नंबर के बारे में से जहां से सवाल बनाया जाता है क्वेश्चन कि रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, इन सब नंबर के बारे में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि यहाँ पर कैसे सवाल बनाए जाते हैं। आपके लिए वो एक होमवर्क, आज के लिए होमवर्क है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं समझ में आता तो भी कमेंट करिएगा, अगले क्लास में उसको बताया जाएगा कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, और 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। बात समझ में आई? एक चीज और यहां से कर सकते हैं, देखो ये जो 0 का मैटर है, सॉरी 2 का मैटर है, 2 को आप थोड़ा देख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा, एक साधारण सवाल पूछा जाएगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, मतलब सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, तो कौन सी है। आप यहां से लिख सकते हैं जो 2 है, 2, ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, ये सवाल पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। आगे अगर आपसे बात किया जाए कि 2 के बारे में पूछा जाए, 2 का नेचर के बारे में पूछा जाए, तो 2 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य अभाज्य भी है और सम भी है। उसके पास कोई भी संख्या सम नहीं है, लेकिन 2 क्या है, सम संख्या है और अभाज्य भी है, यानी कि इवन है और प्राइम है। तो आप यहां लिख सकते हो कि 2 इज इवन प्राइम नंबर, 2 इज इवन प्राइम नंबर। जो 2 है वो क्या है, सम अभाज्य संख्या है। ये 2 चीजें आप लोग याद रखिएगा, 2 सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी 2 है। बात समझ में आ रही है? यहाँ से आज हम लोग क्लास की समाप्ति करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जिन चीजों को हमने छोड़ा है, आपसे पूछा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको अगली क्लास में चर्चा किया जाएगा और कुछ और नई चीजें बताई जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन नंबर क्या है। इतने प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं नंबर में, और अगर आपको लगता है कि और किसी प्रकार की संख्या छूट गई है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कौन सी संख्या छूटी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप कोई भी संख्या नहीं छूटी है, सारी संख्याओं के बारे में हमने बता दिया आपसे। अगर पसंद आया वीडियो तो एक लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और एक शेयर करिए। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास।